दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें अब शराब की होम डिलीवरी होगी, साथ ही आपको लेने के लिए टोकन से लेना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कश्मीर में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें विशाखापट्टनम में गैस प्लांट में गैस लीक हो गई है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 52,952 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 15,267 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1783 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। उपद्रव में सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की मौत के बाद घर वालों से होगी वसूली। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में बीते दिनों पूरे उत्तर प्रदेश को उपद्रव की आग में झोंकने वालों और दंगा की साजिश को पर्दों के पीछे से अंजाम देने वाली देश विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रदेश की कप्तान योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों द्वारा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना काल में एक तरफ सीएम योगी स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ सलीके से पेश आने का हिदायत दे रहे हैं, वहीं शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब प्रदर्शन और बंद के दौरान उपद्रव कर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अब टोकन से मिलेगी शराब। जी हां, शराब की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अब टोकन या कूपन से शराब बेचने के लिए आदेश दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका, पीओके को लेकर कही है बड़ी बातें। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत के मौसम विभाग ने जम्मू एंड कश्मीर के अपने मौसम संबंधी सब डिवीजन का उल्लेख जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के रूप में करना शुरू कर दिया है। बता दें कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। उधर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने आदेश में कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में अब चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मध्य प्रदेश में खुली शराब की दुकानें, सरकार लगा सकती है शराब पर कोरोना टैक्स। जी हां, सरकार के साथ बातचीत के बाद मध्य प्रदेश में भी 45 दिन बाद बुधवार को शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में गुरुवार से दुकानें खुली हैं। प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सभी दुकानदारों को करना होगा। शराब की दुकानें खुलते ही अब सरकार उस पर कोरोना टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच वार्ता के बाद राज्य में ज्यादातर दुकानें दोपहर के बाद खुली हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर गुरुवार से सभी दुकानें खुल जाएंगी। प्रदेश में शराब की कुल 3,605 दुकानें हैं। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद थीं। इससे प्रदेश की सरकार को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब ठेकेदारों की मांग पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि निर्णय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सभी दुकानों को कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलना है। बुधवार को कई जगहों पर शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। दुकानदारों ने दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गोल गोल घेरा बनाया हुआ है। यूएई में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर इंडिया का पहला विमान हुआ रवाना। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहला विमान गुरुवार को रवाना हुआ। यह विमान दोपहर 12:30 पर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड से रवाना हुआ।
विमान दोपहर 3 बजे तक अबू धाबी हवाई अड्डे पहुंच जाएगा। इसके बाद 4:15 पर वहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भरेगा। वहीं वहां मौजूद भारतीयों में ज्यादातर यात्री केरल से हैं। सूत्रों ने बताया कि विमान कोचीन हवाई अड्डे पर रात 9:40 पर 177 वयस्क और 4 नवजात बच्चों को लेकर पहुंचेगा। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक अन्य विमान कोझिकोड हवाई अड्डे से दोपहर 1:20 पर रवाना हुआ। लॉकडाउन 3 में अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाईवे खोलने की तैयारी, जारी होगी नई गाइडलाइन। जी हां, लॉकडाउन में शराब के बाद अब शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर खोलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी जल्द शुरू किया जा सकता है। इन सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परिवहन सेवा शीघ्र शुरू हो सकती है। सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि जल्द ही शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति मिलने का इंतजार है। गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की जम्मू कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से होगी वापसी। जी हां, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों और प्रवासी मजदूरों समेत सभी निवासियों की चरणबद्ध तरीके से वापसी के लिए योजना बनाई है। एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन ने कहा कि लौटने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस के लिए जाँच की जाएगी। राजस्थान सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमाएं कर दी सील, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तीव्र बढ़ोतरी के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी हैं। अब कोई भी बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार गत दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। देश में बीते 3 दिन में 10,000 मामले सामने आए हैं। देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में बिना अनुमति के लोगों के प्रवेश की संभावनाओं के मद्देनजर सीमाएं सील करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं से व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आधिकारिक व्यक्ति ही राज्य में प्रवेश कर सकें। अब तक 163 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1,60,000 मजदूर पहुंचे अपने अपने घर। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है। गुरुवार को रेलवे ने बताया कि 1 मई से लेकर अब तक देश भर में 163 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,60,000 प्रवासी मजदूरों को अपने अपने निर्धारित स्टेशनों तक भेजा जा चुका है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भगवान बुद्ध की वाणी दोहराना काफी नहीं, अमल भी करे सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहा कि बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति संभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। वहीं पीएम मोदी के संबोधन के कुछ देर बाद ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवान की वाणी दोहराना काफी नहीं है, सरकार को उस पर अमल करके दिखाना होगा। विशाखापत्तनम गैस कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। जी हां, विशाखापत्तनम की एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया है। विशाखापट्टनम में गुरुवार को केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 300 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई बुजुर्ग और बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गैस लीकेज से प्लांट के आसपास के 5 गांव प्रभावित हुए। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। गैस से प्रभावित तकरीबन 70 लोगों को इलाज के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया।